दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टैमी है। उसे हम एक यॉट के अंदर बेहोश हालत में देखते हैं, जहाँ चारों तरफ यॉट के अंदर पानी भरा होता है। जब टैमी को होश आता है तब वो देखती है कि वो बुरी तरह से घायल है। उसके शरीर पर कई जगह घाव हैं, उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं और वो बेहद कमजोर महसूस कर रही है। वो दर्द से करहाते हुए धीरे धीरे चलते हुए यॉट के ऊपर आती है और देखती है कि उसका यॉट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसका यॉट समंदर के बीचों बीच फंस चुका है और वहाँ चारों तरफ बस पानी ही पानी है, यानी वो पूरी तरह से फंस चुकी होती है। टैमी को याद आता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, इसलिए वो घबराकर जोर जोर से आवाज देकर उसे पुकारने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कहीं भी नजर नहीं आता है। इसके बाद कहानी 5 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ टैमी एक आइलैंड पर आई हुई होती है। दरअसल उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है और वो कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती है, यानी उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। वो कभी एक देश में घूमती है, वहाँ पर कुछ दिन तक काम करती है और फिर घूमने के लिए दूसरी जगह निकल पड़ती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से होती है जो ब्रिटिश से बिलोंग करता है और वो एक नाविक है। रिचर्ड भी टैमी की तरह दुनिया घूमने का सपना देखता है और वो अपनी बोट से काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर यात्रा करता रहता है। इन दोनों की जल्द ही दोस्ती हो जाती है। रात में रिचर्ड अपने बोट में टैमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो राजी हो जाती है और रात होते ही टैमी रिचर्ड की बोट पर जाती है, जहां वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। यह टैमी बोट में रिचर्ड की कुछ तस्वीरें देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने कई देशों की यात्रा की है। साथ ही रिचर्ड उसे बताता है कि उसने ये बोट खुद बनाई है। टैमी रिचर्ड से प्रभावित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें बोट से घूमकर तो काफी मजा आता होगा। इस पर वो बताता है कि ऐसा नहीं है, एक अकेले आदमी को बोट चलाना काफी मुश्किल होता है। मेरी नींद सही से पूरी नहीं हो पाती, खाने का भी कोई ठिकाना नहीं होता और कभी कभी ज्यादा दिनों तक समुद्र में अकेले रहने की वजह से मुझे भ्रम भी होते हैं। रिचर्ड कहता है कि उसे बोट में सफर करना पसंद है और उसे समुद्र में आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। टैमी रिचर्ड से कहती है कि उसे भी बोट में सफर करना है। अगले दिन रिचर्ड टैमी को अपनी बोट पर घुमाने लेकर जाता है। ये दोनों कुछ दिनों तक सफर करते हैं, जहाँ टैमी रिचर्ड के साथ बहुत एंजॉय करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और समय के साथ उनके बीच प्यार हो जाता है। एक दिन टैमी और रिचर्ड एक कपल से मिलते हैं जिन्हें रिचर्ड पहले से जानता है। वो कपल रिचर्ड से कहता है कि हमारे पास एक लग्जरी यॉट है जिसे तुम्हें कैलिफोर्निया ले जाना है, इसके बदले में तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसलिए वो इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और उस कपल से पूछता है कि क्या मैं टैमी को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ। वो कपल उसे टैमी को उसके साथ ले जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। अगले दिन ही दोनों उस कपल की यॉट लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से कैलिफोर्निया 4000 मील की दूरी पर होता है, इसलिए टैमी और रिचर्ड अपने साथ खाना पानी और जरूरत का सामान लाए हुए होते हैं। ये दोनों कई दिनों तक सफर करते हैं। एक रात रिचर्ड टैमी के लिए गाना गाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। टैमी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तब रिचर्ड उसे एक रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक रेडियो के जरिए पता चलता है कि एक विशाल समुद्री तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। ये सुनकर रिचर्ड परेशान हो जाता है। टैमी उससे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, जब ये तूफान चला जाएगा तब हम अपने रास्ते पर वापस आ जाएंगे। इसलिए रिचर्ड यॉट की दिशा बदल देता है, लेकिन रात होते ही तूफान बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और हवाएं भयंकर रूप से तेज हो जाती है। 40-50 फीट ऊंची लहरें उनकी यॉट को हिला देती है। रिचर्ड और टैमी यॉट के ऊपर होते हैं और दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि वो यॉट को संतुलित रखें। वो दोनों अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। रिचर्ड टैमी से कहता है कि वो यॉट के अंदर चली जाए, लेकिन टैमी उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। फिर भी उसे रिचर्ड की बात माननी पड़ती है। जब रिचर्ड यॉट को संभाल रहा होता है तभी अचानक एक बहुत ऊंची लहर आती है और यॉट को पूरी तरह से पलट देती है। इससे यॉट के अंदर पानी घुस जाता है और रिचर्ड यॉट से बाहर समुद्र में गिर जाता है। वहीं टैमी को भी गंभीर चोट लगती है, जिससे वो यॉट के अंदर गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब टैमी को होश आता है तब वो यॉट के ऊपर आकर रिचर्ड को ढूंढने लगती है। ये वही सीन होता है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ टैमी रिचर्ड के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है। वो दूरबीन की मदद से रिचर्ड को चारों ओर ढूंढती है और उसे पुकारने लगती है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता। टैमी को यहाँ दूर दूर तक कोई भी नाव या जहाज नजर नहीं आता और न ही उसे कोई किनारा दिखता है। वो समुद्र के बीच फंस चुकी होती है। टैमी रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर रेडियो काम नहीं करता, जिससे वो दुखी हो जाती है और यॉट के ऊपर ही लेटकर रोने लगती है। टैमी को काफी चोट भी लगी होती है, जिसके कारण उसकी आंख लग जाती है।
कुछ देर के बाद जब टैमी नींद से जागती है तब उसे दूर समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखता है। टैमी दूरबीन से देखती है तो उसे दिखता है कि रिचर्ड गंभीर रूप से घायल सेफ्टी बोट के ऊपर पड़ा हुआ है। टैमी उससे काफी दूर होती है, इसलिए वो यॉट को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन यॉट काफी कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं होता। यहाँ टैमी देखती है कि यॉट का सेल टूट चुका है, जिससे उसे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। वो सेल को ठीक करती है। इसके बाद यॉट आगे बढ़ने लगता है और वो रिचर्ड के पास पहुंच जाती है, जो सेफ्टी बोट के ऊपर होता है। टैमी यॉट से बाहर पानी में कूदती है और तैरते हुए रिचर्ड के पास जाती है और बहुत मुश्किल से उसे खींचकर वापस यॉट पर लाती है। टैमी देखती है कि रिचर्ड बहुत बुरी तरह से घायल है। उसके पैर और पीठ पे काफी चोट लगी है और वो ज्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं होता है। टैमी रिचर्ड के पैर में पट्टी बांधती है, पर रिचर्ड की हालत अभी भी ठीक नहीं होती है। वो बस लेटा रहता है। टैमी समझ जाती है कि उसे ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रिचर्ड अब उठने की हालत में भी नहीं है। यह टैमी देखती है कि यॉट कई जगह से टूट चुका है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी यॉट के अंदर आ रहा होता है। इसलिए टैमी पहले टेप लगाकर उन जगहों को बंद करती है और फिर यॉट के अंदर से पाइप के जरिए पानी बाहर निकालती है। कुछ दिनों तक ये दोनों ऐसे ही यॉट में रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो दोनों कैसे जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनका यॉट स्टार्ट नहीं हो रहा होता है और समुद्र के बहाव के साथ उनका यॉट काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। टैमी जब मैप चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो रास्ता भटक गए हैं और जिस जगह पर ये दोनों फंसे हुए हैं वहाँ पर कोई भी जहाज नहीं आता, साथ ही यहाँ कोई आइलैंड भी नहीं है। यहाँ टैमी बहुत ज्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। वो कहने लगती है कि हम यहीं मर जाएंगे, वैसे भी हमारे पास ज्यादा खाना पानी नहीं बचा है। पर रिचर्ड टैमी को हिम्मत देता है। रिचर्ड कहता है कि अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमें कैलिफोर्निया पहुंचने में लगभग 25 दिनों का समय लगेगा। टैमी उससे कहती है कि हमें कैलिफोर्निया न जाकर हवाई जाना चाहिए, क्योंकि हवा उसी दिशा में चल रही है और हम वहां जल्दी पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर हम कैलिफोर्निया वाले रूट से जाते हैं तो हमारा सामना तूफान से भी हो सकता है। रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और टैमी यॉट हवाई की दिशा में मोड़ लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक ये लोग हवाई की ओर बढ़ते रहते हैं। यहाँ इनके पास कुछ ही दिनों का खाना पानी बचा होता है और उन्हें हवाई पहुंचने में काफी समय लगने वाला होता है, जिस वजह से दोनों कम से कम खाना खाकर काम चला रहे होते हैं। पर ऐसा करने से उन्हें कमजोरी भी महसूस हो रही होती है। रिचर्ड टैमी से कहता है कि तुम्हें समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ कर लानी होंगी ताकि हमें खाकर ताकत मिल सके। पर टैमी वेजिटेरियन होती है और मछलियों को मारना नहीं चाहती है। रिचर्ड उससे कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों हवाई पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। टैमी उसकी बात मानकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाती है, पर वो काफी कोशिश करने के बाद भी मछली पकड़ने में नाकामयाब रहती है और निराश होकर यॉट में वापस आ जाती है। ऐसे ही दोनों को इस यॉट में फंसे हुए कई और दिन बीत जाते हैं। इस दौरान टैमी रिचर्ड का ख्याल रखती है, उसे संभालती है और उसकी देखभाल करती है। एक दिन तेज बारिश होती है। टैमी ये देखकर खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि उनका पीने का पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो बारिश के पानी को जमा करके पीती हैं और कुछ दिनों के लिए स्टोर भी कर लेती हैं। इन्हें यॉट में फंसे हुए 29 दिन हो गए होते हैं। टैमी का खाना पानी लगभग खत्म होने वाला था। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि उनका चेहरा लाल पड़ गया था। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तब टैमी को अचानक एक बड़े कार्गो शिप की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा कर उठ जाती है और देखती है कि वो शिप उनके यॉट की तरफ बढ़ रहा है। टैमी उत्साहित हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए फ्लेयर्स आसमान में फायर करती है, लेकिन शिप में मौजूद कोई भी उसे देख नहीं पाता और वो कार्गो शिप आगे निकल जाता है। इससे टैमी बहुत निराश हो जाती है। जब वो दोबारा देखती है तो उसे कार्गो शिप गायब नजर आता है। वो सोचने लगती है कि क्या मुझे भ्रम हो रहा है। टैमी को समझ आ जाता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। ये जानकर वो भीतर तक टूट चुकी थी और सोचती है कि शायद अब मैं यहीं मर जाऊंगी। अगले दिन टैमी देखती है कि रिचर्ड की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। उसके पैर के जख्म में इन्फेक्शन फैल चुका था और उसे तेज बुखार भी आ गया था। टैमी उसकी देखभाल करती है, लेकिन इस बीच मौसम को देखकर उसे फिर से एक बड़े तूफान के आने का अंदेशा होता है। हालांकि इस बार उसकी किस्मत अच्छी होती है। वो तूफान बहुत हल्का साबित होता है, सिर्फ तेज हवा चलती है और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता। अब टैमी और रिचर्ड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों लगभग हार मान चुके थे। टैमी रिचर्ड से अपनी बचपन की यादें साझा करने लगती है, जैसे ये उनकी आखिरी बातचीत हो। अगली सुबह जब टैमी सो रही होती है तब रिचर्ड उसे उठाने की कोशिश करता है। टैमी कमजोर आवाज में कहती है कि अब तुम जा सकते हो, मैं तुमको रोकूंगी नहीं। लेकिन जैसे ही टैमी उठकर देखती है तो उसे एहसास होता है कि रिचर्ड वहाँ पे है ही नहीं। दरअसल जिस रिचर्ड की वो इतने दिनों से देखभाल कर रही थी वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। असल में रिचर्ड तो तूफान वाले दिन ही समुद्र में बह गया था और मर चुका था। जब से टैमी ने रिचर्ड को घायल देखा था तब से वो सब सिर्फ उसका भ्रम था। ये सच्चाई जानकर टैमी अंदर तक टूट जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती।
वो एक्सेप्ट कर लेती है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश जारी रखती है। वो यॉट को हवाई की दिशा में बढ़ाने लगती है। इन दिनों में उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर उसे बचना है तो उसे किसी भी तरह खाना होगा। टैमी यहाँ पर कई और मुश्किलों का सामना करती है, लेकिन हर हाल में खुद को जिंदा रखने की कोशिश करती रहती है। देखते देखते टैमी को इस यॉट में फंसे हुए 41 दिन हो चुके थे। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसकी जीने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। दोपहर में टैमी यॉट पर बैठी होती है, तभी अचानक एक पक्षी उसके यॉट पर आकर बैठ जाता है। टैमी उसे देखकर बातें करने लगती है, लेकिन जब वो उड़कर चला जाता है तो टैमी सोचती है जरूर किनारा पास ही होगा जहाँ से वो बर्ड आई है। तभी वो दूरबीन से देखती है और उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। इसी दौरान टैमी को अपने यॉट से कुछ ही दूरी पर एक शिप दिखाई देती है। वो तुरंत फ्लेयर्स फायर करती है, जिससे शिप में मौजूद लोग का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शिप के लोग टैमी को देख लेते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है और इशारे करती है। शिप उसके पास आता है और उसमें मौजूद लोग उसे खाना और पानी देते हैं। आखिरकार 41 दिनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद टैमी को बचा लिया जाता है। इसके बाद टैमी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। कुछ दिन के बाद जब वो रिचर्ड के यॉट में जाती है तो वहाँ रिचर्ड के साथ ली गई उनकी तस्वीरें देखती है। ये देखकर वो फूट फूट के रोने लगती है और उसको याद करने लगती है। इसके बाद टैमी समुद्र तट पे जाती है। वो रिचर्ड की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली से निकालती है और समुद्र में छोड़ देती है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको समुद्र में इतने दिनों तक फंसा रहना पड़े तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।